सब्जेक्ट ग्रामर। फर्स्ट का हमारा जो टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इस टेंस के पहले भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सारे सेंटेंस के बारे में, टेंसों के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब आगे हमारा टॉपिक जो आज का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब किस प्रकार से हम इस टेंस का अनुवाद बनाएंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जबकि ऑलरेडी हमने पहचान के बारे में भी एक टेबल बना करके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कैसे पहचान करते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम अनुवाद बनाने के बारे में बताएंगे कि उसका रूल क्या होगा, कैसे हम उसका अनुवाद बनाते हैं, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। आइए हम आते हैं अपने इस सेंटेंस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी टेंस को 3 प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड करके हम उसका अनुवाद बनाते हैं। 3 प्रकार के सेंटेंस हमारे समक्ष आते हैं और हम उसका हिंदी से लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको हमने लिखकर समझा दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया होता है। उसमें ना तो कोई बात का इनकार किया गया होता है और ना ही कोई प्रश्न किया गया होता है। इसमें हर एक बात को स्वीकार किया गया होता है। इसकी पहचान के लिए हमने आपको बताया था कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है। और इंग्लिश में भी पहचान के लिए हमने क्रिया में एनडी फॉर्म के साथ, सिंस या फॉर के साथ टाइम भी हमने बताया था कि दिया हुआ होता है। इसकी पहचान आप देख करके आप जान सकते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। जैसे वाक्य के अंत में यहाँ पर भी सिंस या फॉर लगा करके टाइम प्रयोग किया गया है। तो हमेशा इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस टेंस की क्या पहचान होती है, अनुवाद बनाने में उसका किस रूल का हम प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस अफर्मेटिव का होता है, निगेटिव का होता है कि इंट्रोगेटिव का होता है, ये आपको अपने स्व विवेक पर ये निर्णय कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और रूल क्या होता है, उसको एग्जांपल देकर कैसे आपको बताया जा सकता है। तो आज हमने आपको इसके बारे में रूल भी दिया है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का एनडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारा रूल होता है, रूल का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं इसको अनुवाद कैसे बनाएंगे। जैसे हमने लिया है कि वह 2 वर्ष से इस मकान में रह रहा था, तो 2 वर्ष से इस मकान में रह रहा था, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया है रहा था, तो रहा था के साथ में समय भी दे दिया गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका अनुवाद जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, ही हो गया। उसके बाद हम हैड लगाएंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद क्रिया का एनडी फॉर्म है। तो क्रिया का एनडी फॉर्म लगाने के लिए लिव मीन्स रहना होता है, तो उस लिव का एनडी फॉर्म कर देंगे, लिविंग हो जाएगा। कहाँ पे, इस मकान में, तो इन दिस हाउस कर देंगे। उसके बाद यहाँ समय दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ये देखना है कि दिया गया समय निश्चित है कि अनिश्चित है। जबकि निश्चित और अनिश्चित के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में बता दिया गया है कि किस प्रकार के वर्ड निश्चित के रूप में आते हैं और कैसे वर्ड अनिश्चित में आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ये आपका अनिश्चित टाइम है, इसलिए इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। फॉर लगाकर जो भी समय यहाँ दिया रहता है उसका हम अनुवाद यहाँ पे कर लेंगे, अर्थात 2 इयर्स कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा अनुवाद हुआ, he had been living in this house for 2 years। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं सन 2015 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था, तो इसका अनुवाद सबसे पहले जैसा कि हमने बताया सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद तुरंत हैड लगाएंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया का एनडी फॉर्म लगाएंगे,
क्रिया यहाँ पे क्या है, पढ़ा रहा था, तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टीच, और उस टीच में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, टीचिंग हो जाएगा। और कहाँ मैं पढ़ा रहा था, इस विद्यालय में, तो इस विद्यालय के लिए इन दिस स्कूल करेंगे। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर, हम जो टाइम यहाँ पे दिए हैं यह देखना है कि निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है। अगर यह निश्चित टाइम है तो निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो दिया गया यहाँ पे जो समय है यह एक निश्चित टाइम है। जब कोई सन से संबंधित हो, सत्र अगर कोई दिया हो तो हमेशा वह निश्चित होता है, इसलिए इसके लिए सिंस का प्रयोग कर जो यहाँ पे समय दिया है यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे, अर्थात सिंस 2015 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना लेंगे। कितना से बड़ा भी अगर आपका वाक्य आ जाए तो भी आपको बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। बस सिर्फ आपको ये रूल याद रखना है, इसका रूल क्या होता है। इसी रूल के बेस पे आप निगेटिव भी बना लेंगे और इंट्रोगेटिव बना लेंगे। तो आगे हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश सब सब्जेक्ट ग्रामर। टॉपिक आज का हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी अगर कोई समस्या हो तो रोक रोक करके उसको आप लोग देखते जाइएगा, और बिल्कुल जब न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो उसको फिर एक बार समझा दिया जाएगा। वैसे फिलहाल आपको पूरे रूल्स अच्छी तरीके से लिख करके समझा दिए गए हैं, और इसको सिर्फ आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है। जैसे निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात को इनकार कर दिया जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो है निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसका अनुवाद बनाने का जो हमारा रूल होता है, रूल क्या है, इस रूल को आप सावधानीपूर्वक देखिएगा। जैसा कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया है, रूल सेम वही है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है कि उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए बस सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जैसे इसमें सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम, इतना आपको दिया गया है निगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेम यही सारी चीजें थी, बस यही जो आपका निगेटिव वर्ड यानी नॉट शब्द है यही सिर्फ उसमें नहीं होता है, और बाकी सारी चीजें सेम वही होती हैं। तो आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको निगेटिव बनाना है तो उस सेंटेंस का जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब पे नॉट लगा देंगे तो ये पूरी तरीके से आपका रूल तैयार हो जाएगा, और जैसा कि निगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम 3 दिन से यहाँ नहीं आ रहा था। राम 3 दिन से यहाँ नहीं आ रहा था, ये वाक्य निगेटिव हो गया क्योंकि उसके आने का जो क्रम था वो नहीं हो रहा था। इसलिए आप जब अनुवाद बनाएंगे तो इस रूल के अनुसार आप बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को सबसे पहले करेंगे। अब राम के बाद आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हेड लगता है तो यहाँ पे हेड लगा देंगे। और वाक्य चूंकि निगेटिव है इसलिए आपको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद ये बीन लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है इसमें क्रिया क्या है, आना है। तो इसमें आना के अंग्रेजी क्या करेंगे, कम में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा, और यहाँ की अंग्रेजी हियर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखना है जो समय है, समय क्या दिया गया है, निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। यदि अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे,
और निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 3 दिन है, जब भी दिन से संबंधित हो तो आपको बताया गया था कि इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ फॉर लिख देंगे और 3 डेज कर देंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बस आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। इसके बाद अभी इसके बहुत सारे मेथड्स को भी बताए जाएंगे कि बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद आप कैसे बनाएंगे, पैसेज में दिया गया हो तो उसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाते हैं। बेसिकली चीजें यही सारी चीजें होती हैं, बस हमें थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना होता है। लंबा अगर वाक्य हो जाता है तो किस वर्ड को कब लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये सारी चीजें आगे आपकी वीडियो में बताई जाएंगी। फिलहाल अभी बेसिकली चीजों को आप अच्छी तरीके से इतना जान जाइए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हम अनुवाद बनाते हैं, अनुवाद जो बनाने का तरीका होता है, इसमें लगभग 3 प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं। तो उन 3 प्रकार के वाक्यों को कैसे अनुवाद बनाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहे हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और कॉपी पर आप नोट करके इसको हल भी करते जाइए, आपको एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी। तो आप पहले ध्यान दीजिए, ये पहला आपका रूल होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि जब क्या से शुरू होने वाला वाक्य होगा, अगर क्या से शुरू होने वाला वाक्य है तो आप अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रूल ये जानना आवश्यक है कि किसी भी सेंटेंस में यदि क्या से शुरू होने वाला वाक्य होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। अगर हैड पहले लगा देते हैं, इस टेंस की जो आपकी देख रहे हैं मेन जो सहायक क्रिया है वो हैड है, तो हैड को सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे। उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी सारी चीजें कौन सा सिस्टमेटिक है, वही सेम चीजें हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे और पीछे करके जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा हम कर लेते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या वे 5 घंटे से खेल रहे थे। देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है और वे के पहले क्या शब्द आ गया। अगर क्या शब्द आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। जैसा कि रूल में आपको ऊपर ये बताया गया है कि सब्जेक्ट के पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद से जो चीजें हैं नोट कर लीजिए। फिर क्रिया का एंड फॉर्म है, तो इसमें क्रिया क्या है, खेल रहे थे, खेलना ही क्रिया है, तो प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें एंड फॉर्म जोड़ दीजिए। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है जिसको भी लिख लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और फिर उसको लास्ट में क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया जो हमारा समय है यह निश्चित है कि अनिश्चित है। यदि यह अनिश्चित है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया समय है वो 5 घंटे है, तो 5 घंटे क्या है, अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित के लिए फॉर लगाएंगे। उसके बाद 5 आवर्स कर लेंगे। इस प्रकार चाहे कितना भी लंबा वाक्य हो उसका अनुवाद इस तरह से सिस्टमेटिकली आप बना लेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आगे हम जो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के शेष हमारे रूल हैं, अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब उसको मैं कैसे हल करूँगा देखिए। क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इसके पूर्व वाले रूल में जैसा कि देखें, अगर क्या से शुरू होता था तो रूल आपका यहीं से शुरू हो जाता था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब क्या करना आपको है, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को बस इस रूल के पहले थोड़ा सा लिख दीजिए, आपका एक नया रूल पुनः तैयार हो जाता है। तो आपको रूल बनाना भी ढंग आ जाएगा और अनुवाद भी बनाने का ढंग आ जाएगा, कैसे आप अनुवाद बनाएंगे। तो आप देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वह 4 वर्ष से कहाँ रह रही थी, वह 4 वर्ष से कहाँ रह रही थी। तो कहाँ रहने का जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी से ही प्रश्न किया जा रहा है। जो क्वेश्चन वर्ड होगा इसी क्वेश्चन वर्ड को ही आप क्या करेंगे,
सबसे पहले लिखेंगे। जैसा यहाँ रूल में आपको बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे। तो आप देखिए जैसे वह 4 वर्ष से कहाँ रह रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो अब देखिए जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले ही ये दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट के पहले उस टेंस की सहायक क्रिया और जो क्वेश्चन वर्ड इसमें प्रयोग किया गया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड वेयर यानी कहाँ की जो अंग्रेजी होती है यह वेयर हो जाएगी, इसी को क्वेश्चन वर्ड कहा जा रहा है। अब उसके बाद हेड लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, स्त्री जाति है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद बीइंग कर लेंगे, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें क्रिया क्या है, रहना आपकी क्रिया हो गई, तो लिव मीन्स रहना होता है, इसका आईएनजी फॉर्म में लिविंग हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसको नोट कर लीजिए, अदर वर्ड तो उसको नोट कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। अब आईएसएस क्या है, अब बचता है हमारा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष से ये देखना है आपको दिया गया जो समय है ये निश्चित है कि अनिश्चित है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। अगर यह पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया समय है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर लिख लेंगे और ये 4 years कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, अन्यथा आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ये पंक्चुएशन में बहुत ही इसकी एक अहम भूमिका होती है। तो आइए फिर हम चलते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल क्या है इसमें आपको देखना है। जैसा कि आपको हर एक टेंस में बताया गया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो तीसरा रूल होता है जिसमें कौन शब्द आता है, यदि कौन शब्द आ जाता है तो उसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। कौन शब्द के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हु लिखते हैं, हु के बाद हेड जाएगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये सारा चीज, ये जो स्ट्रक्चर है सेम, यदि एक आप स्ट्रक्चर अगर तैयार कर लेते हैं तो उसी के बेस पे निगेटिव इंट्रोगेटिव सारे आपके रूल्स बन जाएंगे, आपको रूल भी बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। बस सिर्फ वीडियो को अच्छी तरीके से देखते जाइए कि कैसे बनाया जा रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, सीता को 7 वर्ष से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, 7 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। देखिए कौन शब्द आ गया यहाँ पे, कौन शब्द आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, कौन की अंग्रेजी हो जाएगी। उसके बाद क्या बताया गया है, हैड, उसके बाद बीइंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसमें क्रिया क्या है, टीच है, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, तो इसी टीच में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। इसको पढ़ाया जा रहा है सीता को, तो सीता यहाँ कर लेंगे। और इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, सीता को अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड बीन टीचिंग सीता इंग्लिश। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप लोग इंग्लिश कर लेंगे, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर और भी छूट रहा होगा तो इसको कर लेंगे। उसके बाद अब ये देखना है टाइम बच रहा है इसमें, तो शेष जो टाइम बच रहा है इस टाइम को आप लोग यहाँ पे सिंस या फॉर देख लीजिए क्या लगाएंगे, जो उचित होगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे जो 7 वर्ष का टाइम दिया गया है, तो 7 वर्ष का टाइम ये पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे और यहाँ पे फॉर लिख लेंगे। उसके बाद जो समय होगा यहाँ पे इसको दर्शा देंगे और इस प्रकार से इसका अनुवाद आप बना लेंगे। जैसे सीता को 7 वर्ष से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, हु हैड बीन टीचिंग सीता इंग्लिश फॉर 7 years। तो इस प्रकार से आप अनुवाद को बना लेंगे। इसमें यदि कोई समस्या आपको होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जैसे भी बताया जा रहा है स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए और वीडियो को रोक करके भी देखते रहिए और अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा।